नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कोमल सिसोदिया और आप देख रहे हैं वॉइस हाई इंडिया। जैसा कि कल से एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया पे भी एक ट्रेंड चल रहा है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी और इसी के साथ में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी काफ़ी ट्रेंडिंग में है। और वो आप जानते होंगे क्यों इतना ज़्यादा ये ट्रेंड कर रहा है क्योंकि ये बीजेपी का एक प्रोपेगेंडा के तहत ये जो पूरी प्री प्लानिंग की गई कांग्रेस हेडक्वार्टर के बाहर स्टूडेंट्स लेकर आए गए नोएडा से गलगोटिया यूनिवर्सिटी के वो छात्र थे और वो ऐसे छात्र थे जो वहां प्रोटेस्ट तो कर रहे थे लेकिन उनको ये तक मालूम नहीं था आखिर वो उस प्रोटेस्ट को कर क्यों रहे हैं। बीजेपी ने अपने प्लान के मुताबिक जो उनकी प्री प्लानिंग थी उसके मुताबिक वहां स्टूडेंट्स को लेके तो चले गए लेकिन उनको बताया नहीं गया कि आखिर उनको वहां जाके बोलना क्या है और करना क्या है। और इत्तेफाक से वहां पे रिपोर्टिंग करने के लिए कुछ अ, गोदी मीडिया के पत्रकार पहुंचे और उन पत्रकारों ने जब वहां पे उन छात्रों से पूछा कि आप ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं और सबसे ज्यादा शर्म की बात देखिए कि जो बैनर्स उनको दिए गए उनको ठीक से वो पढ़ भी नहीं पा रहे। लेकिन इसी पर आज खास चर्चा के लिए हम अपने साथ अर्णेश यादव जी को जोड़ेंगे और बात करेंगे कि आखिर कि देश के बच्चों का भविष्य, उनका आने वाला फ्यूचर किस ओर जा रहा है। बहुत स्वागत है सर आपका। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, अर्णेश जी मैं आपसे जानना चाहूँगी कल जिस तरह से पूरी प्लानिंग के तहत वहाँ पे छात्रों को ले जाया गया और यहाँ तक कि उन बच्चों को वो ठीक से जो बैनर्स उनके हाथ में थे, ठीक से पढ़ भी नहीं पा रहे थे। इतने ज़्यादा उन्होंने फ़ज़ीहत करवा दी अपनी ही यूनिवर्सिटी की, कम से कम जो बैनर्स पे लिखा हुआ था वो उसी को ही ठीक से पढ़ लेते। क्या कहेंगे आप ये जो कल पूरा एक देखिए, दृश्य सामने निकल कर कल आया उन छात्रों। कल की जो घटना हुई, तो वो उसमें मुझे एक बात याद आ रही है। लगभग ऐसी घटना 4 साल पहले गाज़ीपुर का आपको याद होगा, जो जी, गाज़ीपुर बॉर्डर है, वहाँ पे हुई थी। वहाँ टिकैत साहब वो 28 जनवरी का वाक़या था, टिकैत साहब धरने से उठने वाले थे और तमाम गोदी मीडिया के पत्रकार वहाँ पहुँच गए और वो रिकॉर्ड तो ये करने आए थे कि टिकैत साहब यहाँ जा रहे हैं, तो किसान शर्मसार हो रहे हैं, वो शर्मसारी रिकॉर्ड करनी थी, लेकिन वहाँ जी, इत्तेफ़ाकन कुछ ऐसा हुआ बीजेपी के गुंडे आए और माहौल बदल गया और माहौल किसानों के पॉज़िटिव हो गया किसानों के लिए और वो सारी दुनिया ने उस चीज़ को देखा। तो कल की जो घटना है लगभग-लगभग थोड़ी बहुत उसी तरह की। गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कुछ बच्चों को ये बोल के भेजा गया कि आप लोग दिल्ली एक इवेंट में जा रहे हैं, जो इवेंट आपको जो है वो वंशवाद का जो एक टैक्स है, जिसको इनहेरेंस टैक्स कहते हैं और जी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ यानी कि जो कि आपकी संपत्ति है, उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? बच्चों से झूठ बोल के वो भेजा गया कि आपको इस पे एक इवेंट है, एक कोई वर्कशॉप है, वहाँ जाना। क्योंकि मैं शिक्षा जी, जगत से जुड़ा हूँ, नॉलेज पार्क में ही मैं जॉब करता था, तो मेरी तमाम प्रोफ़ेसर से शाम को इस मुद्दे पे बात हुई। कुछ वहाँ के विद्यार्थी हैं, उनसे भी बात हुई। तो जब उनसे सारी बात हुई, तो ये मालूम पड़ा कि बच्चों को पहले से नहीं मालूम। उनको सिर्फ इतना बताया गया कि एक वर्कशॉप हो रही है और आपको वहाँ जाना है, खाना-पीना मिलेगा, आना-जाना बस से होगा और जी, उसको बाकायदा इंस्टाग्राम पे स्टोरी बना के गलगोटिया यूनिवर्सिटी के पेज से डाला गया कि इस इवेंट में स्टूडेंट्स जा रहे हैं। अब जी, गोदी मीडिया वहाँ इसलिए पहुँचा कि वहाँ पे उनको कुछ मसाला मिलने वाला। उनको ये लगा कि यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, गलगोटिया के हैं, एमिटी के हैं, इस तरह की और देश की बड़ी रिनोइंग प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, बड़ा नाम है इनका। खास तौर से एनसीआर रीजन में इन यूनिवर्सिटीज़ का बड़ा नाम है और जो बच्चे बिल्कुल, इन यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाते हैं फीस के अभाव में, तो उन्हें बड़ा मलाल होता है कि साहब इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में हम नहीं पढ़ पाए। अब जो गोदी मीडिया वहाँ पहुँचा तो उन्हें लगा कि भई बच्चे हैं, बढ़िया बोलेंगे, हमें मसाला मिलेगा, प्राइम टाइम पे अच्छी खबर चलेगी। सवाल कर लिए। अब वो बच्चे ना हिंदी बोल पा रहे हैं, उनको ये भी नहीं मालूम है उन बच्चों को कि अर्बन नक्सलाइट क्या होता है, इनहेरेंस टैक्स क्या होता है। वो यहाँ पे आए हैं तो वो बैनर्स में हिंदी भी नहीं पढ़ पा रहे थे कायदे में और जो इंग्लिश है वो भी नहीं पढ़ पा रहे थे। क्योंकि एक बिल्कुल, कहावत है ना साहब कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। एट लीस्ट अगर उनको बस में जो लेके गए थे वो लोग ट्रेनिंग दे देते तो एट लीस्ट बच्चे बोल देते। बच्चे एकदम से वो अनभिज्ञ थे वहाँ पे। जी, उनके लिए बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी कि आखिर हम क्या करें? हमें कहाँ फँसा दिया गया? क्या बोल के लाए थे और हमें तो कांग्रेस मुख्यालय के सामने फँसा दिया। और इसमें साफ तौर पे जो बीजेपी आईटी सेल है, उनके जो हेड है अमित मालवीय, उनका जी, हाथ है और यूनिवर्सिटी का जो टॉप प्रबंधन है उनका। इन दोनों की जो मिली साँठ-गाँठ रही, उसका शिकार वो बच्चे हुए। मैं पूरी गलती यहाँ बच्चों को नहीं दूँगा।
क्योंकि प्रथम बिल्कुल। दृष्टया जो चीजें लग रही थी वो ऐसे लग रहा था कि बच्चों को जानकारी नहीं है या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है। हकीकत ये है कि जो स्टूडेंट लाइफ है, हम भी उस लाइफ के फेज से निकले, आप भी उस फेज से निकले होंगे, तो आपको बेहतर मालूम है कि वो उम्र का दौर ऐसा होता है, उसमें बच्चे को राजनीति से कोई मतलब नहीं है। उसे ये नहीं मतलब कि बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी, सरकार किसकी बनेगी। उसे सिर्फ जी, एक बात से मतलब है कि उसे नौकरी मिलनी चाहिए, उसके नंबर अच्छे आने चाहिए, नौकरी अच्छी मिलेगी, अच्छा सेटलमेंट होगा, अच्छी जगह वो फ्लैट ले सकता है, बढ़िया गाड़ी ले सकती है। उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य रहता है। अब उसे आप झूठ बोल के लाओगे बच्चे को, तो यही होगा। या तो आप उसे पढ़ा के लाते, तो उसमें क्या है कि वही बच्चे वहाँ पहुँचते जो वाक़ई जो राइट विंग की सोच वाले हैं, जो कट्टरपंथ वाली सोच वाले हैं, तो वो लोग वहाँ पहुँचते। अब उन्हें बेचारों को मालूम ही नहीं है कि बीजेपी को हम सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। आप क्वेश्चन्स देखिए ना एंकर के, कि जी, आप भैया बिल्कुल। किसको सपोर्ट करने आए हैं, किसकी मुखालफत करने आए हैं, सब कांग्रेस की मुखालफत करने आए हैं, कांग्रेस के विरोध में आए हैं। क्यों आए? कह रहे हैं इतना तो नहीं पता हमें। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप कहीं जाएँ, आप किसी का विरोध करने जाएँ, किसी से लड़ने जाएँ, तो आपको वजह ना मालूम है कि हम भाई क्यों जा रहे हैं। मान जी, लीजिए अगर इनहेरेंस टैक्स के विरोध विरोध में जा रहे हैं, सपोज़ कीजिए चलिए साहब अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है और वो टैक्स लग भी जाता है, मान लीजिए, हालाँकि मैं तो इस चीज़ को कभी नहीं मानूँगा क्योंकि 55 जी, साल कांग्रेस की सरकार रही, अगर कांग्रेस की नीयत इस तरीके की होती कि पैतृक संपत्ति पे कोई कर लगाने की कांग्रेस की नीयत होती, वो पहले लग गया होता। बल्कि यहाँ पे मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी ज़िम्मेदारी से एक बात कहना चाहूँगा कि यहाँ बीजेपी रोहिणी कमीशन के ज़रिए एक चीज़ और गड़बड़ करने वाली है। रोहिणी जी, कमीशन की रिपोर्ट इन्होंने अभी तक नहीं निकाल लगाई है। वो ये है कि पिछड़ी जातियाँ जो है, ओबीसी जो होती है, उसमें एक क्रीमी लेयर और एक नॉन क्रीमी लेयर होती है। तो हुँ, नॉन क्रीमी लेयर में अभी तक आपकी जो पैतृक संपत्ति है, यानी कि खेती और जो आपकी इनकम है, वो इंक्लूड नहीं की जाती। बीजेपी अब इस चीज़ को इंक्लूड करने वाली है। यानी कि ओबीसी का आरक्षण कमजोर करने वाली है। क्योंकि बीजेपी की नीयत इस तरह की है, इसी वजह से वो एक ऐसा सिगूफा छोड़ रहे हैं मार्केट में, जनता के बीच में, चुनाव के बीच में कि अगर कांग्रेस की सरकार आई या इंडिया गठबंधन की सरकार आई, तो ये लोग क्या करेंगे? ये लोग आपकी जो पैतृक संपत्ति है, सपोज़ कीजिए आपके पुरखों की कोई ज़मीन है, तो उस ज़मीन पे टैक्स लगा देंगे। जी, सपोज़ कि आज कीजिए आपके पुरखों के पास 10 एकड़ खेत है, तो वो खेत जो है वो मुसलमानों को दे देंगे और कल तो हद हो गई। हुँ, प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास 2 भैंस है तो 1 भैंस कांग्रेस ले जाएगी। मतलब एक जी। बात देखी जाए तो बचकानी हरकत की भी एक हद है। तो मुझे डॉक्टर ऐसा लग साहब रहा है जी, जी, प्रधानमंत्री जी तो काफ़ी कुछ कह रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मुसलमानों को आरक्षण देने से लेकर ओबीसी का हक मारेगी कांग्रेस और तमाम मतलब बयानबाजियाँ चल रही हैं। मंगलसूत्र पे भी प्रधानमंत्री ने बोला कि कांग्रेस आएगी और जो तमाम जो नॉन मुस्लिम लोग हैं, जो नॉन मुस्लिम समुदाय हैं, उनकी संपत्तियाँ जो है, उनको बाँट देगी, जिनके ज़्यादा बच्चे हैं। ना जाने अभी बीते दिनों में प्रधानमंत्री ने इस तरह की कितनी ही ज़्यादा बयानबाजियाँ की हैं और अभी आज प्रधानमंत्री ने बोला गुजरात में कि शहज़ादे को पीएम बनाने को लेकर पाकिस्तान काफ़ी उतावला है। साथ ही साथ उन्होंने ये दे भी बोला कांग्रेस तो मर रही है लेकिन पाकिस्तान रो रहा है। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए इनको मैं सिलसिलेवार लेता हूँ, पाकिस्तान से ही शुरू करते हैं। आप हमें जी, बताइए बिरयानी पाकिस्तान खाने कौन जाता है? वो भी बिना बिना सूचना दिए प्रधानमंत्री जी, ठीक है? अब दूसरी बात सुनिए, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किसने किए? आपके दर्शकों को हो सकता है जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रहा हो तो जानकारी ना हो, जो यूथ को जानकारी नहीं तो मैं बताना चाह रहा हूँ जब भारत और पाकिस्तान का दूसरा युद्ध हुआ 72 में, तो उस दौरान जो बांग्लादेश है और पाकिस्तान है ये दोनों एक ही देश हुआ करते थे। बांग्लादेश को पश्चिमी पाकिस्तान बोला जाता था और पाकिस्तान जो बचा हुआ है उसे पूर्वी पाकिस्तान। तो जी, बांग्लादेश को अलग किया, एक अलग देश बनाया और यानी कि हम कह सकते हैं पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और हम लोग लाहौर तक घुस गए थे, जो हमारी सेना है लाहौर तक घुस गई थी। जो अभी हुँ, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमने यहाँ एयर स्ट्राइक कर दी, वहाँ एयर स्ट्राइक कर दी, तो हम तो लाहौर तक घुस के चले गए। हमने तो वो करके दिखाया कांग्रेस ने, लेकिन कभी क्रेडिट नहीं लिया। हमने हमेशा जो क्रेडिट है वो देश की सेना को दिया कि देश की सेना ने ये काम किया है। पहली बात तो ये, क्या पाकिस्तान उत्साहित है राहुल गांधी जी को पीएम बनाने के लिए या कौन उत्साहित है? ये राहुल गांधी जी ने खुद कह दिया कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते। इंडिया जी, गठबंधन की तरफ से जो भी मेजॉरिटी तय करेगी वो प्रधानमंत्री बनेगा और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने की रेस में नहीं है। ना उनकी माँ प्रधानमंत्री बनने की उनकी कोई इच्छा थी। आपको भी मालूम होगा कि सोनिया जी चाहती तो प्रधानमंत्री बनती, लेकिन दोनों कार्यकालों में जो यूपीए के 2004 से 14 के बीच में मनमोहन सिंह जी, जी प्रधानमंत्री रहे। तो ये जो झूठ की फैक्ट्री है, जो फर्जी खबरें फैलाने की फैक्ट्री है, ये काम बीजेपी बखूबी करती है। अब आ जाइए मंगलसूत्र पे।
तो मंगलसूत्र तो इंदिरा गांधी जी ने देश के लिए गिरवी रखा था। आपको याद हो, अपने सारे गहने, जब युद्ध चल रहा था भारत पाकिस्तान का, तो इंदिरा जी ने अपने सारे गहने देश के लिए गिरवी रख दिए, देश के लिए कुर्बान कर दिए। सोनिया गांधी जी ने अपना मंगलसूत्र देश के लिए कुर्बान किया। अब कुछ बीजेपी वाले कहते हैं कि सोनिया जी तो मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं, तो उन मूर्खों को मैं बताना चाहूंगा कि हमारे देश में पति को ही मंगलसूत्र माना जाता है। तो राजीव जी की शहादत हुई देश के लिए हुई, और सबको मालूम। ये चीजें ऐसी नहीं है कि ये चीजें कहीं छुपी हो। कांग्रेस में हमेशा से एक पुराना इतिहास रहा है, देश की शहादत, देश के लिए शहादत देने का एक बहुत पुराना इतिहास रहा है। और जो मोदी जी एक और बात कह रहे हैं कि मुसलमानों को प्रॉपर्टी दे दी जाएगी, या आपका जो आरक्षण है ओबीसी एससी एसटी का वो मुसलमानों को दे दिया जाएगा, तो हमारे जी, संविधान में साफ तौर पे लिखा है कि आरक्षण धर्म के आधार पे नहीं। आप इस चीज को समझ लीजिए, आरक्षण धर्म के आधार पे नहीं है। और जो कर्नाटक का ये हवाला देते हैं कि कर्नाटक में 4% आरक्षण है, तो उस वो विशेष परिस्थितियों में दिया गया था। जो लोग, जो कर्नाटक का मुस्लिम समुदाय था, वो वहां पे सामाजिक रूप से वो कमजोर, इस वजह से उसको 4% दिया गया। और उसमें बाकायदा रजामंदी रही, और वो अभी नहीं दिया, वो 1972 का है। और उस दौरान, उस तब से लेके अब तक तो बीजेपी की कई बार सरकारें आई हैं। तो बीजेपी पिछली बार येदियुरप्पा सीएम रहे थे, उससे पहले भी कई बार सरकारें रही हैं। और अगर बीजेपी को लगता था कि ऐसा गलत है, तो वो वहां पे कर्नाटक में हटा सकते थे उस आरक्षण को। लेकिन नहीं साहब, इनको क्या है, चूंकि ये लोग इस समय घिरे हुए हैं चारों तरफ। अब जैसे कल का ये मुद्दा रहा गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाला, इससे जी, पहले एक मुद्दा आपका देख लो कोविशील्ड का। कोविशील्ड जो दवा है, पूरे देश के 90% लोगों को लगाई गई, पकड़ पकड़ के जबरदस्ती लगाई गई। 200 जी, करोड़ उसके वैक्सीन लगाए गए। और तब प्रधानमंत्री मोदी जी का वो कोविशील्ड के सर्टिफिकेट में चेहरा हुआ करता था। अब वो चेहरा गायब कर दिया गया है। आप सर्टिफिकेट निकालना, प्रधानमंत्री जी वहां नहीं दिखेंगे, क्योंकि पोल खुल गई है कि कोविशील्ड बनाने वाली जो हमारी सीरम इंडिया कंपनी थी, उसने बीजेपी को 50 करोड़ रुपए का, शायद 52 करोड़ का चंदा दिया। और जो विदेशी कंपनी थी एंड्रोजेमिना करके, उस जी, कंपनी ने इनको उसका फॉर्मूला जो था ना, वो फॉर्मूला बेचा। तो इनकी पोल खुल चुकी है। और वो उन्होंने इंग्लैंड की कोर्ट में भी कबूला है कि हाँ साहब, जो हार्ट स्ट्रोक की प्रॉब्लम आ रही है, तो उसकी वजह हमारी जो दवा है वो। अब इस पे प्रधानमंत्री जी क्या स्पष्टीकरण देंगे? लेकिन प्रधानमंत्री डॉक्टर जी इसकी जिम्मेदारी अभी लेंगे? डॉक्टर साहब काफ़ी जी, डॉक्टर्स का इसके बाद ये जो कोविशील्ड का भी जो तमाम ये जो ये जो अभी रिपोर्ट आई है हाल ही में, इसके बाद डॉक्टर्स के कई बयान आ रहे हैं कि ये जो है कम से कम 100 में से किसी एक को ही इस तरह का अगर अटैक की बात करें तो किसी एक को ही अटैक आया है। मतलब आने की नहीं, संभावना है। मैं एक बात ये बताएं आप, मैं ये कह रहा हूँ 100 में नहीं, 1000 में भी एक को आया है, तो क्यों? क्यों इसकी प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हुई? क्या हमारे देश की पॉपुलेशन 1 लाख या 2 लाख है कि भई चंद मौतें होंगी, 10 लोग मरेंगे, 20 लोग मरेंगे? हमारे देश की पॉपुलेशन है 1 करोड़ 145 करोड़। और जी, अगर ये डॉक्टर 100 में से 1 की कह रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा लो कितने लोग मरे। मैं कह रहा हूँ 1000 में भी 1 ले लो, तब भी 14 लाख लोग मरेंगे। तो 14 लाख मौतें अगर होती हैं, भगवान ना करे, मैं कभी नहीं कहूँगा कि ऐसा हो, लेकिन अगर 14 लाख मौतें अगर होती हैं सिर्फ कोविशील्ड की वजह से, तो उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? क्या वो आधार लेकिन पुणे वाला लेगा, या जी, हमारी जो मौजूदा सरकार है वो लेगी? तो इस तरह के बयान अगर डॉक्टर्स देते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो किसी दबाव में ऐसे बयान देंगे। इसके हुँ, अलावा एक और मुद्दा है कर्नाटक का। कर्नाटक का जो आपने देखा होगा प्रज्वल रेवन्ना का, प्रज्वल रेवन्ना 1 का जी, नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, पूरी 2900 सेक्स टेप मिली है। और ऐसे व्यक्ति को लिए प्रधानमंत्री जी वोट मांग रहे हैं कि प्रज्वल रेवन्ना को। और ऐसा नहीं कि मोदी जी को नहीं मालूम। 4 महीने पहले उनके ड्राइवर ने खुद बोला है कि बीजेपी के जो संगठन महामंत्री हैं बीएल संतोष जी, उनको ये रिपोर्ट भेजी गई। बीजेपी के जो कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको ये रिपोर्ट भेजी गई कि ये व्यक्ति इस तरीके का है, और उसने 2019 से लेके 2022 के बीच में 30 साल में इस तरह का काम किया। ये आदमी मानसिक दिवालिया हो चुका है, ये आदमी हुँ, हैवान है, इसको चुनाव ना लड़ाया जाए। जब बीजेपी ने इस चीज को नहीं सुना, तब उन्होंने कांग्रेस में जो ये जो नेता हैं उनसे संपर्क किया, और हमने इस मुद्दे को उठाया। हमने, चूंकि हम सत्ता में थे, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। अब बताइए, प्रधानमंत्री जी और बीजेपी ने उस अपराधी को जर्मनी क्यों भगाने में मदद की? तो साफ तौर पे इससे एक बात स्पष्ट है कि बीजेपी इस समय घिरी हुई है। प्रज्वल रेवन्ना जैसे लेकिन के देश के मामले गृह में। मंत्री अमित शाह तो कह रहे हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, तो सवाल कांग्रेस पे ही उठ रहे हैं कि आखिर प्रज्वल रेवन्ना अगर देश से गए तो गए कैसे बाहर? नहीं, हमें ये बताइए कि जो फ्लाइट्स वगैरह हैं वो किसके अंडर में आती है? वो केंद्र सरकार के अंडर में आती है कि राज्य सरकार के अंडर में? कि प्रधानमंत्री जी, जी हों, गृह मंत्री जी हों, इनको सिर्फ झूठ बोलना हो। राज्य सरकार के अंडर में सिर्फ और सिर्फ जो राज्य का ट्रांसपोर्ट, यानी कि बस, वो राज्य सरकार के अंतर्गत।
फ्लाइट्स हो, ट्रेन्स हो, ये केंद्र सरकार के अंदर अंदर आता है, क्योंकि उन्हें गृह मंत्री जी को या तो जानकारी नहीं है या जानकारी हो के अनजान बनना चाहते हैं। और इनकी हुँ, फितरत है ये अपराधियों को पालते-पोसते हैं। आज की मैं एक और खबर इसी से मिलती-जुलती बता रहा हूँ। बृजभूषण शरण सिंह को कैसरगंज से टिकट नहीं दिया। जी, उसपे पूरा मतलब बीजेपी आईटी सेल खुश हो रहा है। फिर मैंने खंगाला कि आखिर टिकट किसे दिया है, तो पता चला उसके पुत्र को टिकट दी। तो जी, आप बताइए कि बाप को आपने चुनाव नहीं लड़ा रहे और बेटे को लड़ा रहे, तो बात तो वही हो गई, बाप ही तो प्रचार करेगा। इसका मतलब आप अपराधियों के साथ हैं, लेकिन छुपकर आंखें बंद कर लेते हैं आप अपनी, और ये दर्शाना हुँ, चाहते हैं कि हमें कोई देखेगा नहीं, कोई जानेगा। अजय मिश्रा टहनी, उसके तो पर्याप्त सबूत है कि उसने किसानों के ऊपर उसके लड़के ने गाड़ी चढ़ाई, फिर भी आपने उसको दोबारा टिकट दिया, और निश्चित तौर पे मुझे पूरा विश्वास है वो इस बार चुनाव। तो ये लोग, इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपना आंकड़ा बढ़ाना है कि कैसे हम सत्ता में आने के लिए हम कैसे अपराधियों को चुनाव जितवाएं, चाहे हम विपक्ष के जो मुख्यमंत्री हैं उनको जेल में डालें। अब इस बात को देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट भी भूल गए हैं, केजरीवाल जी जो जेल में है, हेमंत सोरेन जी जी, जेल में है, कि चुनाव के समय आप इनको कैसे जेल में डाल सकते हो। और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई है, और हो सकता है आगे एक्शन हो और दोनों मुख्यमंत्री जो है हमारे, वो बाहर भी आए। और इस चीज को जनता देख रही है, हमारे कांग्रेस के अकाउंट इन्होंने जी, फ्रीज कर रखे हैं, अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किए। हमें कितनी तकलीफ हो रही है चुनाव लड़ने में। चुनाव में जो प्रचार-प्रसार में खर्चा होता है, नेता इधर से उधर जाते हैं, तमाम चुनाव सामग्री बँटती है। ये तो वही बात हो गई, बीजेपी को तो खुला फील्ड मिल गया खेलने के लिए, और हमें जो मैदान दिया गया उसमें गड्ढे ही गड्ढे हैं। इस तरीके से प्रधानमंत्री जीतना चाह रहे हैं। और एक और अवनीश मैं जी, जी, आपने आपने अभी जैसे कि चुनाव का माहौल भी है पूरे देश भर में और आपने अभी तमाम बातें करी, चाहे वो प्रज्वल रेवन्ना की हो, चाहे वो ब्रजभूषण शरण सिंह की हो या अजय टेनी। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, क्या ये जो चुनाव हो रहे हैं, 2024 के जो आम चुनाव है पूरे देश भर में, क्या ये एक तरफ़ा इनको मान लिया जाए? देखिए चुनाव बड़ा फँसा हुआ है। क्योंकि इसमें जनता सवाल ये भी है कि जो चुनाव आयोग है, क्योंकि चुनाव आयोग कहीं से निष्पक्ष जिस तरह से उसको रहना चाहिए, वो दिखाई नहीं देता, जो उसकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उन ज़िम्मेदारियों से वो कहीं न कहीं दूर भागता नज़र आता है। क्योंकि अभी हाल ही देखिए में पहले और इस दूसरे चरण के चुनाव हुए और उसके बाद जो परसेंटेज निकल कर आया, जो आंकड़ा अभी जारी किया है चुनाव आयोग ने, कम से कम 11 दिन बाद पहले चरण का और दूसरे चरण के 6 दिन बाद आंकड़ा जारी करता है चुनाव आयोग और जबकि 24 आपको घंटे की समय सीमा होती है। आंकड़े में भी फेर-बदल है। जो पहले जी, आंकड़े आए बिल्कुल। थे कुछ और थे, अब आंकड़े आए हैं वो थोड़ा-सा बढ़ा के आए। 2-3 बूथ ऐसे हैं जहाँ 100% से ज़्यादा वोटिंग हो गई। हमने सुप्रीम कोर्ट में बात की है, वहाँ हमारे जी, वकील लगे हुए हैं, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि कम से कम इस बार का जो चुनाव है, वो संविधान को बचाने के लिए हो, लोकतंत्र को बचाने के लिए हो। क्योंकि देखिए संविधान ऐसे नहीं है कि आपका आरक्षण गया तभी संविधान खतरे में है, आपके मौलिक अधिकार गए तभी खतरे में है। हुँ, संविधान तब भी खतरे में है जब विपक्ष की आवाज ना उठने दी जाए। सूरत का केस देख लीजिए, कांग्रेस का जो सांसद प्रत्याशी था, उसको साहब उसका पर्चा करवा जो दिया नामांकन साहब। किया। जी, हाँ, उसका पर्चा नामांकन रद्द करवा दिया। अभी इंदौर की खबर आ रही है कि इंदौर का जो प्रत्याशी है, उसपे पुराना केस 307 का लगा के उसपे दबाव बनाया, डरा लिया गया, उसने भी पर्चा जो है अपना नामांकन बिल्कुल वापस। नामांकन वापस कर लिया इसी उन्होंने, तरह की बिल्कुल। खबर जो है आपकी खजुराहो में आई, वहाँ समाजवादी पार्टी का इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी था, उनका भी पर्चा रद्द करवा दिया गया। उत्तर जी, प्रदेश में एक लोकसभा पड़ती है शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर में भी समाजवादी पार्टी का एक प्रत्याशी है, उसपे दबाव बना के उसका भी नामांकन वापस ले लिया गया। तो इस तरह की घटनाएँ आपको धीरे-धीरे देखने को मिलेंगी, और ये साफ तौर पे एक चीज़ तो स्पष्ट बता रही है कि मोदी जी डरे हुए हैं। अगर मोदी जी आश्वस्त होते कि उनकी 400 सीट आ रही है या 300 हुँ, सीट आ रही है, 300 सीट के लिए भी अगर वो आश्वस्त होते, तो वो इस तरह की कायराना हरकत नहीं करते। आप देखो 2019 के चुनाव में इस तरह की कोई घटना नहीं, और वो आराम से जीते। अब इस हुँ, बार इस तरह की घटनाएँ हो रही हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं होगी, जनता नहीं समझ रही। जनता से आप बात करो, मैं बात करता हूँ, तो ऑफ द कैमरा वो स्पष्ट बोलते हैं कि साहब हमें नौकरी नहीं मिल रही। व्यापारी बोलते हैं कि हमारे काम-धंधे ठप हैं। और जो हुँ, किसान है, किसान की एमएसपी की समस्या है, वो परेशान। कह रहे हैं हमें फसल का दाम नहीं मिल रहा, हम बहुत परेशान। जी, मज़दूर है, उसको मज़दूरी नहीं मिल रही। 10 दिन काम मिल जाता है, 20 दिन उसको घर बैठना पड़ता है। उसपे भी दाल, आटा, चावल, तेल, जो ये बिल्कुल बेसिक है ज़रूरत का सामान, डेढ़ गुना महँगा हो गया। ₹25 किलो आटा होता था 2 साल पहले, उसपे जीएसटी लगा दी, वो ₹38। सरसों का तेल ₹80 किलो हुआ करता था, अब वो 160 से ₹180। कुछ चीज़ें तो हुँ, ऐसी हैं जो दुगने दाम पे हैं और कुछ डेढ़ गुने दाम पे हो गई। जीएसटी लगा के उनके रेट बढ़ा। तो एक जो जी, गरीब तबका है, उसके साथ बहुत बड़ी समस्या है।
और वो मुझे कहीं न कहीं ये लग रहा है बड़ा साइलेंट चुनाव है ये, और मुझे लग रहा है कि बड़े अप्रत्याशित परिणाम इस चुनाव में इसी वजह से, चूँकि इनको इनपुट मिल रहा होगा प्रधानमंत्री जी को, इंटेलिजेंस का इनपुट मिल रहा होगा, और जी। इसी वजह से प्रधानमंत्री जी डरे हुए हैं, और अब वो मोदी की सीना ठोक के मोदी की गारंटी नहीं कर रहे हैं कहीं। अब उनके आप हालिया भाषण सुनो, हुँ। 2014 वाली पिच पे आ गए हैं, हिंदू, मुस्लिम, कांग्रेस मुसलमानों का ये कर देगी, कांग्रेस मुसलमानों को वो कर देगी, और मुझे लेकिन वोट लेकिन नहीं इस मा दिया तो इस मुसलमान मामले में है। चुनाव आयोग कहाँ है? चुनाव आयोग, चुनाव क्योंकि आयोग हम तो सो रहा है, लगातार देख रहे हैं कि चुनाव आयोग प्रधानमंत्री किस तरह से चुनाव आयोग तो हिंदू-मुसलमान सो रहा किए है। जा रहे हैं। चुनाव आयोग सो रहा है। सिंघम फ़िल्म का एक वो डायलॉग देखा होगा ना, वो डीएसपी कहाँ है? डीएसपी तो सो रहा है। हुँ। तो चुनाव आयोग इस समय लंबी नींद में सो रहा है। हाँ, अगर अगर विपक्ष पे चुनाव कोई आयोग सो रहा कार्रवाई है तो करनी क्या आप होती है, तो चुनाव जी, आयोग जाग जाता है। अगर सत्ता पक्ष पे कोई कार्रवाई करनी है, तो चुनाव आयोग सो जाता है। गैर अंडर क्वालिफाइड लोग हैं, जिनको आयुक्त बनाया हुआ है, मेंबर बनाया हुआ है, वो अपनी नौकरी बचाने में लगे हुए हैं। हुँ, हमने देखा है ना कि जो 3 चुनाव आयुक्त हैं, 3 में से 2 हैं, उनके आरएसएस से संबंध है। तो हुँ, आप कैसे मान सकते हैं कि वो निष्पक्ष रहेंगे? थोड़ा बहुत जो है वो न्यायपालिका काम कर रही है। इस बार अगर ये चुनाव जीत गए तो न्यायपालिका को भी कमज़ोर कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को भी कमज़ोर कर देंगे। जो अब हुँ, लोग पहले कहते थे ना कि आई विल सी यू इन द कोर्ट, वो भी कहना बंद हो जाएगा। जिस तरीके जी। से इज़राइल में चल रहा है, जिस तरीके से रूस में चल रहा है, जैसा माहौल चाइना में, इन तीनों जगह डिक्टेटरशिप का माहौल है, कुछ उसी हुँ। तरह का माहौल प्रधानमंत्री जी हमारे देश में भी बनाना चाहते हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे देश की जो महान जनता है, वो ऐसा नहीं होने देगी। जी, तो आपको लगता है कहीं न कहीं अगर मोदी जी आते तो देश में डिक्टेटरशिप पूरी तरह से हो जाएगी? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप सामने देख लो। चुनाव के दौरान जो चीज़ें हो रही हैं, तो वो तो एक ट्रेलर है, टीज़र है, सॉरी ट्रेलर भी नहीं, टीज़र मात्र है। और कहते भी हैं प्रधानमंत्री जी, अपने भाषणों में कहते हैं कि जो मैंने अभी तक किया वो तो सिर्फ़ एक टीज़र है, पिक्चर तो बाकी है। बिल्कुल, बिल्कुल। जो नेता बोलेगा, जो भी विपक्ष में बोलेगा, सब जेल के भीतर जाए। जी। आम जनता अ, बोलेगी, उसको जेल के भीतर भेजें। बड़ा जी, मतलब डॉक्टर खौफ का साहब माहौल है। हुँ। डॉक्टर साहब मैं आपसे आखिरी में जानना चाहूँगी ये जो हमने शुरुआती दौर में छात्रों की बात करी, तो क्या ये समझा जाए कि आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है बहुत तेज़ी से चल रही है क्योंकि इतनी महँगी-महँगी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के बाद भी, आज छात्रों का ये हाल है कि वो एक हिंदी का शब्द या एक इंग्लिश का शब्द भी ठीक से नहीं बोल पाते। अगर उनको लेके भी जाया जाता है, तो उनको ये तक मालूम नहीं होता कि आखिर वो प्रोटेस्ट किस लिए कर रहे हैं। विकसित भारत के नारे लगाए जा रहे थे। लेकिन उन छात्रों को यही नहीं मालूम कि आखिर कांग्रेस ने कांग्रेस की किन नीतियों पर वो जो है विरोध कर रहे हैं और बीजेपी किन खूबियों पर वो आज बीजेपी के पक्ष में और विकसित भारत को लेकर के नारे लगा रहे हैं। देखिए क्या इसमें 2 चीज़ आज छात्रों का पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो गया? अगर इसी तरह से बिल्कुल, चलता रहा बिल्कुल, तो बिल्कुल। छात्रों का सिर्फ आने वाला भविष्य कहाँ देखते हैं आप? देखिए इसमें 2 चीज़ है। एक तो मीडिया की इसमें बहुत महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी बनती है। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। मीडिया वो चीज़ जी, नहीं दिखा रही है। दिन भर हिंदू-मुस्लिम दिखाती है, प्रधानमंत्री का गुणगान करती है, और मीडिया का काम क्या होना चाहिए? सत्ता की कमियों को दिखाना। तो यूथ को ये लग रहा है कि देश में सब सही चल रहा है। और दूसरी चीज़ जो है शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ है। हुँ, एजुकेशन महँगी हो गई है, सिर्फ़ अमीर व्यक्ति ही उसको अफ़ोर्ड कर पाता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में क्या है? आप पैसा दो और डिग्री खरीदो। कॉलेज नहीं जाओगे, आपकी अटेंडेंस मैनेज हो जाएगी। वहीं परीक्षाएँ वही कॉपियाँ यूनिवर्सिटी में ही चेक होती हैं, कोई बाहर कॉपी नहीं चेक हो रही। वही टीचर चेक कर रहे हैं, वही एग्ज़ाम एग्ज़ाम का जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर वो भी वही बना रहे हैं। और वही लोग चेक कर रहे हैं, तो अपने बच्चों को कोई कैसे फेल करेगा? हो सकता है वो क्लास में जाके क्वेश्चन पेपर बता देते हो कि भैया ये क्वेश्चन आएँगे, इनको पढ़ लेना, लिख के आ जाना और मैं पास कर दूँगा। आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में देखिए ना, हमें मालूम ही नहीं होता था कि एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, पेपर कौन बनाएगा, और जो पेपर बना रहा है उसे नहीं मालूम होता था। 4 सेट बनवाए जाते थे कि कौन-सा सेट एग्ज़ाम में आएगा, और कॉपी किस बच्चे की कहाँ जा रही वो भी नहीं मालूम होता। तो जब शिक्षा की गुणवत्ता बीजेपी शासन काल में गिर रही है, प्राइवेटाइज़ेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है गधों की फौज बनेगी। अब बच्चे क्या है, व्हाट्सएप में जो चीज़ आ रही है उसी को सच मानते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि का विकास नहीं हो रहा। ब्रेन जो है वो यूज़ नहीं कर रहे। ब्रेन यूज़ कब होगा, जब उन्हें मालूम ना हो कि कौन-सी चीज़ क्या है, और उसके लिए वो खुद पढ़ना पड़े। एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ें, कॉम्पिटिशन की बुक्स पढ़ें, सिलेबस की बुक्स पढ़ें, और मुझे पूरा उम्मीद है कि अपनी टेक्स्ट बुक्स बच्चे नहीं पढ़ते हो। तो हो सकता है बच्चे खरीदते ही ना हो। मालूम है कि एग्ज़ाम में जो है टीचर पास कर ही देगा। तो ये हमारे देश को पीछे की तरफ ले जाने की साजिश बीजेपी द्वारा की जा रही है। शिक्षा को कमज़ोर किया जा रहा है। सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में, सरकारी कॉलेजेस में फंड कम दिया जा रहा है, रिसर्च का फंड कम कर दिया है, वहाँ सीट्स कम कर दी हैं, जिससे कि गरीब बच्चा ना पढ़ पाए, और शिक्षा सिर्फ़ और सिर्फ़ अमीरों के लिए वो हो जाए बिज़नेस, कि पैसा दिया प्रॉफ़िट एंड लॉस, पैसा दिया डिग्री ली, ज्ञान की कहीं कोई बात नहीं।
और इसका जीता जाता उदाहरण गलगोटिया यूनिवर्सिटी के छात्रों का आपने कल देखा। उन्हें मालूम ही नहीं, जी। अर्बन नक्सलाइट नहीं पढ़ पा रहे हैं। वो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं कि हम किस लिए आए हैं, क्या करने आए हैं, क्या करने नहीं आए हैं। उन्हें कुछ नहीं। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद रणेश जी आपका। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से आज विपक्ष अपनी पूरी कोशिशों के साथ लगा हुआ है कि आज संविधान को बचाने की लड़ाई के साथ ज़मीन पर उतरा हुआ है विपक्ष, लोकतंत्र को बचाना है किसी भी हाल में। लेकिन इन तमाम जद्दोजहद के बाद विपक्ष की राहें काफ़ी मुश्किल हैं और तमाम एजेंडे, तमाम हथकंडे जो है अगर कहा जाए तो सत्ताधारी पार्टियां जो है अपना रही हैं और चुनाव की बात करें तो निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद तो खैर छोड़ ही दीजिए। लेकिन फिलहाल आगे भी आपको दिखाते रहेंगे कि और तमाम राजनीति से जुड़ी खबरें क्या-क्या देश में चल रहा है, क्या माहौल देश में बना हुआ है। तब तक के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें वॉइस ऑफ इंडिया। नमस्कार।